दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख उद्देश्य और महत्व तथा इसमें शामिल प्रमुख शब्दों के अर्थ और उद्देशिका से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से आप सभी परिचित हैं। ये इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और ये समाप्त होती है कि एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि संविधान की उद्देशिका क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो आप जानते हैं कि उद्देशिका या प्रस्तावना परिचयात्मक होती है और जिस प्रकार से प्रत्येक पुस्तक के प्रारंभ में प्राकथन या प्रस्तावना होती है, उसी प्रकार जो है हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना है। आप जान लीजिए कि अगर किसी पुस्तक के बारे में जानना हो तो उसके प्राकथन से जानकर हम उस पुस्तक की विषय वस्तु, उसका उद्देश्य, उसका क्षेत्र और उपागम आदि के बारे में जानते हैं। और प्राकथन जो होता है वो पुस्तक का सार होता है, जिष्ट होता है, जिसको पढ़कर पुस्तक के विषय के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। ठीक इसी तरह से संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है जिसमें शासन व्यवस्था के मूल आधार, उसके दर्शन, उसके स्वरूप और लक्ष्य आदि का उल्लेख किया जाता है और इसको पढ़कर उस देश की शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके कार्य क्षेत्र और व्यक्ति राज्य संबंध आदि कैसे हैं, उसका ज्ञान हमें होता है। तो प्रायः प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में एक उद्देशिका होती है। उद्देशिका में उन आदर्शों और लक्ष्यों का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए कोई अधिनियम पारित किया जाता है। ये विधायी मंतव्य और नीति के बोध में सहायक होती है। और आप जान लीजिए कि गोलकनाथ के बाद में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। तो इस प्रकार से उद्देशिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसका आधार जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया और ये उस उद्देश्य प्रस्ताव से अनुप्राणित है जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। ये शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमने पहले भी चर्चा किया कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी। संविधान में उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से और संविधान की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था।
संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ आप जानते हैं कि हम भारत के लोग शब्दों से हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि भारत की संप्रभुता जनता में निहित है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया में, और वही संविधान की शक्ति का मूल स्रोत है। जो प्रस्तावना है, अगर न्यायिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य यानी जस्टिशिएबल नहीं है, इसलिए इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। देखिए, अब आइए जानते हैं दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में अभिव्यक्त मुख्य उद्देश्य क्या हैं। हमारे संविधान में जो उद्देशिका दी गई है उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, संविधान की उद्देशिका के मुख्य उद्देश्य जो हैं, पहला है भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना। दूसरा है भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्ति सुनिश्चित कराना। और तीसरा है भारत के समस्त नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाना। तो इस तरह से संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व बंधुता का उल्लेख किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। संविधान की उद्देशिका ये बताती है कि संविधान किसके द्वारा, किस लिए और कब बनाया गया, और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम प्रस्तावना को कुछ भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, तब इसको हम समझ पाते हैं। और हमने अभी देखा कि हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व यानी बंधुता का उल्लेख किया गया है। उद्देशिका का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। उद्देशिका का महत्व क्या है? ये संविधान में या किसी अधिनियम में प्रारंभ में क्यों डाली जाती है? दोस्तों, उद्देशिका जो है संविधान के स्रोत को बताती है, यानी संविधान के स्रोत का मतलब ये है कि उद्देशिका इस बात को बताती है कि संविधान के स्रोत कौन हैं, तो स्वयं भारतवासी या भारत के लोग संविधान के स्रोत हैं। ये उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को घोषित करती है जिनकी प्राप्ति भारतवासियों का अभीष्ट लक्ष्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं को बताती है। उद्देशिका का अधिनियम खंड संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करता है और उद्देशिका संविधान का भाग है। इसलिए संविधान के निर्वचन में, उसकी व्याख्या में कहीं कोई विधिक प्रश्न या कोई विधिक मुद्दा जब उसमें शामिल होता है तो इसका अवलंब या सहारा लिया जाता है, इसे संशोधित भी किया जा सकता है। और उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। उद्देशिका को अंगीकृत किए जाने की तिथि 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि संविधान किसी भी देश का मूल और आधारभूत कानून होता है। और इस तिथि को भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, जो हमारा संविधान है, ये अधिनियमित, आत्मार्पित हुआ था, तो इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देशिका का संविधान के निर्वचन या इंटरप्रिटेशन में क्या महत्व है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान की उद्देशिका का संविधान के निर्वचन में क्या महत्व है? दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा के एक सदस्य के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये होता है कि संविधान की जो वास्तविकताएं हैं, उसकी मूल विशेषताएं हैं और जो दर्शन है वो प्रस्तावना में ही स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा संविधान कैसा होगा, इसमें किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान की प्रस्तावना संविधान की व्याख्या का आधार प्रस्तुत करती है और एक प्रकार से कहा जाए तो प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का दर्पण है, जिसमें पूरे संविधान की तस्वीर दिखाई देती है। ये संविधान का चेहरा है जिससे हमारे संविधान की पहचान होती है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं, इस प्रश्न पर काफ़ी विवाद रहा है।
संविधान निर्मात्री सभा या जो हमारी संविधान सभा थी उसकी कार्रवाई को देखने से ये पता चलता है कि पूरे संविधान पर विचार करने के बाद अंत में उद्देशिका पर विचार किया गया और उस समय कुछ सदस्यों द्वारा ये कहा गया कि उद्देशिका पर किसी अन्य तिथि पे विचार किया जाए, जिसे अस्वीकार करते हुए सभापति ने कहा था कि द्वितीय पाठन में संपूर्ण संविधान एक साथ पारित करना होगा और उद्देशिका संविधान का एक अंग है, इसलिए उद्देशिका को आगे के लिए नहीं टाला जा सकता। दोस्तों, आप जान लीजिए कि उद्देशिका को जब मतदान के लिए रखा गया तो उस समय संविधान सभा के सभापति ने कहा कि प्रश्न ये है कि उद्देशिका संविधान का अंग है। संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। तो स्पष्ट है कि संविधान सभा ने उद्देशिका को संविधान के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया, यानी संविधान की उद्देशिका को उन्होंने संविधान से बाहर नहीं माना। लेकिन उद्देशिका और संविधान के बीच क्या संबंध है, इस संबंध में जो न्यायपालिका का दृष्टिकोण है वो परिवर्तित होता रहा है। जैसे पहला है 1960 का बेरुवारीवाद। आप जान लीजिए, बेरुवारीवाद में उच्चतम न्यायालय ने ये मत व्यक्त किया कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, यानी उद्देशिका को किसी सार्वभौम शक्ति का स्रोत नहीं माना जा सकता। सार्वभौम शक्तियाँ तो संविधान के विभिन्न प्रावधानों में पहले से उपबंधित हैं। उद्देशिका मात्र सीमित प्रयोज्यता रखती है। उद्देशिका का महत्व केवल तब होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो। तो आप देखिए कि बेरुवारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि उद्देशिका संविधान के प्रावधानों द्वारा सरकार को दी गई सामान्य शक्तियों का स्रोत नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये बेरुवारी केस में कहा गया था। लेकिन आप जान लीजिए कि संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी है कि उस समय जो संविधान निर्माता थे उनके मन में, मस्तिष्क में क्या चल रहा था। लेकिन आप देखिए, एक और अन्य केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवारी के मामले में दिए गए निर्णय को पलटते हुए ये धारित किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केशवानंद भारतीवाद 1976 का है, लेकिन उसके पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1969 में न्यायमूर्ति बांचू ने इस दृष्टिकोण की पुष्टि की थी कि इस उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद, जो कि भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1973 का है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये दृष्टिकोण प्रतिपादित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संविधान की मूल विशेषताएं उल्लिखित हैं। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था, आप जानते हैं, और उसमें ये भी निर्णय दिया गया कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। तो इस प्रकार से देखिए तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवारीवाद में दिए गए निर्णय को पलट दिया और ये कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग है। किसी साधारण अधिनियम में उद्देशिका को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना संविधान में, और संविधान के उपबंधों के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। मुख्य न्यायाधीश सीकरी के शब्दों में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे संविधान की उद्देशिका अति विशिष्ट महत्व रखती है। संविधान का अध्ययन और अर्थान्वयन उद्देशिका में अभिव्यक्त उत्कृष्ट और श्रेष्ठ उद्देश्यों के आलोक में किया जाना चाहिए। तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका की एक मुख्य विशेषता ये है कि इसमें कोई अलौकिक सत्ता अथवा पारलौकिक शक्ति का कोई संदर्भ नहीं है। किसी बलिदानी पुरुष या दार्शनिक का नाम नहीं है जिसमें संविधान की रचना की गई हो। लेकिन आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है ये संविधान के अंदर क्या है उसको जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के निर्माताओं की सोच कैसी थी उसको जानने के लिए महत्वपूर्ण है। और ये एक प्रकार से जो कहा जाता है कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है, वो एकदम सही ठहरता है। उद्देशिका में संशोधन,
दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के मामले में दो चीज़ें निर्धारित की गई। क्या? पहला ये कि भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का अंग है, इसलिए संविधान के किसी अन्य उपबंध की तरह उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि उद्देशिका में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता हो। तो आप जान लीजिए कि इसके बाद एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और इस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और इसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अब आइए लास्ट में देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे प्रभुत्व संपन्न या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, एकता और अखंडता। इनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो उद्देशिका है इसमें जो शब्द हैं वो क्या महत्व रखते हैं और संविधान की व्याख्या और निर्वचन में इनकी क्या भूमिका है। दोस्तों आप जान लीजिए कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द जो है यहाँ से प्रारंभ होती है और हम भारत के लोग इस बात का द्योतक है कि जो संविधान है उसका स्रोत भारत की जनता है और राजनीतिक सत्ता अंतिम रूप से जनता में निहित है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम भारत के लोग ये बताता है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और राजनीतिक सत्ता अंतिम रूप से जनता में निहित है, जिसका प्रयोग करके जनता ने स्वेच्छा से संविधान का निर्माण किया है। इसमें जो प्रयुक्त शब्द है सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में हम जानते हैं। प्रभुत्व संपन्न या सावरेन इसका अर्थ क्या है? तो प्रभुत्व संपन्न या प्रभुसत्ता संपन्न इस बात का द्योतक है कि भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस बात का बोध कराता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। संविधान प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्तियों द्वारा निर्मित प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की स्थापना करता है। भारत अपनी राष्ट्रीय और वैदेशिक नीति के मामले में पूरी तरह स्वतंत्र है। वो किसी देश से मित्रता और संधि कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य रहा, फिर भी ये सदस्यता भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। भारत की राष्ट्रकुल की सदस्यता स्वैच्छिक यानी वॉलंटरली है, ये कभी भी इसका परित्याग कर सकता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ ये है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये किसी बाह्य या विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुसत्ता भारत की जनता में निहित है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द समाजवाद है। समाजवाद शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। समाजवाद की अवधारणा उद्देशिका में प्रयुक्त सामाजिक और आर्थिक न्याय में अंतर्निहित है। संविधान निर्माताओं ने इस आर्थिक न्याय को परिभाषित नहीं किया है। देश में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जाए, इसको शासन करने वाले लोगों पर छोड़ दिया गया है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में इस आर्थिक न्याय को एक निश्चित दिशा दी गई है। समाजवाद शब्द को उद्देशिका में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद शब्द को भारत में कठोरता परिभाषित नहीं किया जा सकता है और समाजवादी और लोकतांत्रिक दोनों प्रकार के संविधानों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। भारतीय संविधान ने इस दिशा में बीच का मार्ग अपनाया है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, और भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रयास में अग्रसर है। समाजवाद शब्द का तात्पर्य जो है कि संविधान ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करेगा
जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामाजिक हित में किया जाएगा और आर्थिक शोषण का अंत करके व्यक्ति को जीविकोपार्जन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन भारत इस समाजवाद का अर्थ भारत में ये है कि ये पूरी तरह से एक पूंजीवाद राज्य नहीं होगा जहां एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करेगा, बल्कि ये सभी लोगों के आर्थिक विकास और उन्नयन का अवसर प्रदान करने वाला संविधान है। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर। तो पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता की अवधारणा संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में पहले से ही अंतर्निहित थी। 42वें संविधान संशोधन में उसे स्पष्ट किया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। भारत में जो पंथ निरपेक्षता है वो पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता से पूरी तरह अलग है और इसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और संविधान धर्म तंत्र का निषेध करता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पंथ निरपेक्ष राज्य किसी धर्म में आस्था रखने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता देता है और S.R. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित किया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो इस तरह से भारतीय संविधान ने धर्मतंत्र का तिरस्कार किया, उसका बहिष्कार करते हुए पंथ निरपेक्षता के आदर्श को स्वीकार किया है और भारतीय पंथ निरपेक्षता का स्वरूप ये है कि भारत विभिन्न धर्म, पंथ, संप्रदाय सभी लोगों को समान संरक्षण प्रदान करेगा, सभी के उन्नयन का प्रयास करेगा और कोई एक विशेष जो है धर्म या पंथ के लोग जो है यहाँ पर कोई विशेष सुविधाएं नहीं प्राप्त करेंगे, न तो किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। भारत में जो पंथ निरपेक्षता का स्वरूप है वो नकारात्मक के साथ सकारात्मक है। तीसरा है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। लोकतांत्रिक शब्द लोकप्रिय शासन का संकेत करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतांत्रिक सरकार को जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन कहा है। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं, वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष बाद जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों लोकतंत्रात्मक शब्द जो है इसमें स्वतंत्रता और समानता दोनों के सिद्धांतों पर आधारित सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित और जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। और जो भारत में लोकतंत्र का आशय है इसमें सामाजिक और आर्थिक समानता का भी भाव निहित है। एक शब्द लोकतांत्रिक गणराज्य आता है। तो गणराज्य का अर्थ क्या है दोस्तों? भारत एक गणराज्य है। गणराज्य में राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ द स्टेट वंशानुगत न होकर जनता द्वारा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निश्चित अवधि यानी 5 वर्ष के लिए परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। देश का प्रधान जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, ये वंशानुगत नहीं हो सकता। गणराज्य का यही अर्थ है। इसके अलावा आप देखिए एकता और अखंडता शब्द। एकता और अखंडता शब्द पर आने से पहले जानते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था का लक्ष्य, तो इसमें शासन व्यवस्था के जो लक्ष्य हैं उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय देने का लक्ष्य घोषित किया गया है। सामाजिक न्याय ये है कि सभी नागरिकों को धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना अपने विकास के समान अवसर उपलब्ध हों, समाज के दुर्बल वर्गों का शोषण न किया जाए। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन के साधनों का इस तरह वितरण किया जाए कि कोई व्यक्ति दूसरे का शोषण न कर सके। और इसी तरह आप जान लीजिए कि संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण, उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित में प्रयोग, सभी लोगों को समान कार्य का समान वेतन जैसे जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। तीसरा राजनैतिक क्षेत्र में, तो राजनैतिक क्षेत्र में सभी नागरिकों की समान भागीदारी के लिए
वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया है कि एक निश्चित आयु सीमा के बाद सभी व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अधिकृत हैं और किसी भी राजनीतिक पद के लिए वो चुनाव लड़ सकते हैं और अपने लिए उपयुक्त किसी भी प्रतिनिधि को वो चुन सकते हैं। एकता और अखंडता की बात ये है कि उद्देशिका में दो प्रमुख लक्ष्य राष्ट्र की एकता और अखंडता निर्धारित किए गए हैं और इनकी प्राप्ति के लिए दो आदर्श, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अखंडता शब्द का प्रयोग क्या है? पृथकतावादी प्रवृत्तियों को निरुत्साहित, यानी जो लोग देश को विखंडित करना चाहते हैं या अलगाववादी प्रवृत्ति रखते हैं उसको हतोत्साहित करने के लिए अखंडता शब्द का प्रयोग किया गया है। अखंडता की अवधारणा संविधान की संघात्मक प्रवृत्ति में पहले से ही निहित है। अनुच्छेद 1 में आप जानते हैं कि कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 से स्पष्ट है कि भारतीय संघ से किसी राज्य को पृथक होने का अधिकार नहीं है और अनुच्छेद 19 के अधीन राज्य को नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर देश की एकता और अखंडता के लिए युक्त निर्बंधन लगाने की भी शक्ति है। तो अखंडता शब्द संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये एकता से भिन्न है। अखंडता भूभागी एकता या टेरिटोरियल यूनिटी, यानी देश के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े रहें, वे देश से अलग न होने पाएं, ये जो है अखंडता शब्द का अर्थ है। इसी तरह एकता का अर्थ है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले भिन्न भिन्न भागों में जो विभिन्न संप्रदाय जातियों के लोग रहते हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें। और इसी से जुड़ा है व्यक्ति की गरिमा। तो इसमें व्यक्ति की प्रधानता का विचार निहित है और ये सर्वाधिकारी राज्य का निषेध करता है, जहाँ सब कुछ राज्य के भीतर माना जाता है। भारत में जो है राज्य की एकता और अखंडता के साथ व्यक्ति की गरिमा और आप देख लीजिए व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व का उल्लेख भी किया गया है। यदि सभी व्यक्ति एक दूसरे का आदर करेंगे तो स्वाभाविक रूप में उसमें बंधुत्व यानी भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न होगी और यही वो भावना है कि हम सब एक राष्ट्र का अंग हैं, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधेगा। और आप जान लीजिए इसी एकता को या बंधुत्व को बढ़ाने के लिए एक नागरिकता की व्यवस्था की गई है। राज्यों की अलग नागरिकता नहीं दी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का नागरिक हो, किसी भी राज्य का निवासी हो, उसे भारत का ही नागरिक कहा गया है और इसी कारण स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भाग में आने जाने, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये था दोस्तों संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। आप जान लीजिए भारतीय संविधान की उद्देशिका की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अत्यधिक संक्षिप्त होते हुए भी ये उन सभी आदर्शों और सिद्धांतों का उल्लेख करती है जो हमारे संविधान की आधारशिला है और हमारे संविधान की व्याख्या और निर्वचन में संविधान की उद्देशिका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।